अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 इज 10 to the power -3m। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया ना बच्चों क्वेश्चन में, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम आएगा, इसका मतलब वो डिसॉल्व हो गया जितना उसको मैक्सिमम डिसॉल्व होना था, ठीक है। देन फाइंड आउट Ksp ऑफ MgCl2। तो कैसे बच्चों, MgCl2 इस तरह से आयनाइज होगा। इनिशियली मेरे पास दोनों 0 0, इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, इसके 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2S। अब सैचुरेशन पर क्या बताया मैंने आपको, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वही उसकी टोटल सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही वो डिसॉल्व हो रहा है। तो एक्चुअली Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2S के इक्वल है एट सैचुरेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है। और आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है 10 to the power -3। तो अब ये मुझे गिवन है, यहां से सॉल्युबिलिटी मैंने फाइंड आउट कर लिया। Ksp इक्वल्स टू 4s क्यूब, अभी हमने पढ़ा था MgCl2 के लिए बच्चों, S 2s की पावर 2 करोगे 4s क्यूब। S की वैल्यू मैंने यहां से पुट की, सॉल्व किया, मेरे पास बच्चों Ksp की वैल्यू आ गई। समझ में आए बच्चों। तो सैचुरेशन पे किसी भी आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है मैक्सिमम, वो उसकी टोटल सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.435 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, यहां पे हमें सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में गिवन है, और सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में ही डिफाइन होती है। तो क्या करेंगे अब हम, तो मैंने एक रिलेशन बताया था बच्चों आपको, पहले तो ये इस तरह से आयनाइज होगा। अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मुझे सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और AgCl का मोलर मास होता है 143.5, Ag का एटॉमिक मास 108, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, टोटल करोगे 143.5। तो आपको ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया गया है, पहले मुझे उसको मोल में चेंज करना होगा। तो मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मेरे पास ये सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों मोल पर लीटर में। तो मैंने यहां पे सॉल्व किया, या 0.01, मैं इसको लिख सकता हूं 10 to the power -2। सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों मेरे पास मोल पर लीटर में। अब मैं Ksp निकाल सकता हूं, इसका Ksp कितना होगा, S इंटू एस, दैट इज S स्क्वायर। S की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, स्क्वायर 10 to the power -4 मेरे पास Ksp आ जाएगा। समझ में आई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 22.2 मिलीग्राम calcium chloride is present in 2 liter saturated solution, then find out Ksp of calcium chloride। तो एक्चुअली बच्चों हमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो सॉल्युबिलिटी होता है बच्चों मोल पर लीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस मास को मोल में चेंज करना होगा, और फिर हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वहां पे वो डिसॉल्व हो जाता है। तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास बच्चों मुझे मिलीग्राम में गिवन है, और मिली मतलब होता है 10 to the power -3। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास 111, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का एक का 35.5, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 35.5। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 111 ग्राम। तो बच्चों मैंने मोल्स निकाल लिए। अब मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है जो कि मोल्स पर लीटर होती है। तो वॉल्यूम मुझे गिवन है क्वेश्चन में 2 लीटर, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें टफ नहीं है। मोल्स वॉल्यूम मैंने यहां पे पुट कर दिया, मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। अब बच्चों मुझे Ksp निकालना है। अब कैल्शियम क्लोराइड जो है वो किस तरह से डिसॉल्व होता है, 4s क्यूब CaCl2 इस तरह से डिसॉल्व होगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी 2s, तो इसका Ksp कितना हो जाएगा बच्चों, Ca+2 Cl माइनस की पावर 2, दैट इज S 2s की पावर 2, दैट इज 4s क्यूब, जैसा हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। तो सॉल्युबिलिटी मुझे गिवन है, मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली, इसको पुट किया, सॉल्व किया, मेरे पास Ksp की वैल्यू आ गई बच्चों।
समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास मैंने मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम गिवन था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सॉल्युबिलिटी आ गई, इस सॉल्युबिलिटी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, -4 की पावर 3 -12 KSP आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 10 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 इफ 0.01065 मिलीग्राम ऑफ Cl माइनस इज प्रेजेंट देन फाइंड KSP ऑफ AlCl3। तो बच्चों मुझे इस बार Cl माइनस का मास गिवन है, तो पहले मैं इसका मोल्स लाऊंगा, और फिर वॉल्यूम गिवन है तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस कॉन्सेंट्रेशन से हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है, एंड देन हम उसका KSP फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले AlCl3 इस तरह से आयनाइज होगा, इनिशियली हमें आयंस नहीं मिलते हैं। सैचुरेशन पर इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, इसके 3 मोल की सॉल्युबिलिटी 3S। नाउ कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए पहले मुझे मोल्स निकालना होगा, तो Cl माइनस के मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ Cl माइनस। अब 0.01065 को बच्चों मैंने इस तरह से लिख लिया है, मिलीग्राम का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3, एटॉमिक वेट मुझे गिवन है। यहां से बच्चों मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन 3 × 10 टू दी पावर -8। अब बच्चों अगर आप देखो तो सैचुरेशन पर Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3S के इक्वल है। तो बच्चों Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली है, तो दिस इज इक्वल्स टू हो गया 3S। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहां से सॉल्युबिलिटी आ गई। अब KSP जो होता है AlCl3 का बच्चों 27S की पावर 4, S को बच्चों मैंने यहां पे पुट कर दिया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात? अब -8 की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 32, दैट इज -32। और फिर हमने 27 को क्या लिख लिया? 2.7, तो -32 हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, एक पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दिया, तो हमने चेंज कर लिया 2.7 × 10 टू दी पावर -31। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 27 × 10 टू दी पावर -32, या फिर बच्चों मैंने इसको लिख लिया इस तरह से, दैट इज सेम थिंग। तो मेरे पास KSP आ गया, क्योंकि ऑप्शन में कई बार बच्चों इस फॉर्म में गिवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन यहां पे करके बता रहा हूं, फिर आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। जब भी आपको डिफरेंट सॉल्ट का KSP गिवन हो और आपसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा हो, तो क्या आप डायरेक्ट KSP से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो? नहीं बच्चों, क्योंकि तीनों सॉल्ट का फॉर्मूला डिफरेंट है। जब तीनों सॉल्ट के फॉर्मूला डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इनका जो KSP का रिलेशन आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग आएगी। तो एक्चुअली आपको यहां पर एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी बच्चों फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इनमें कंपेयर कर सकते हो। डायरेक्ट आप KSP से सॉल्युबिलिटी यहां पर अभी नहीं बता सकते, बिकॉज तीनों का फॉर्मूला अलग है, तो तीनों का सॉल्युबिलिटी का रिलेशन भी अलग अलग आएगा। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम AB के लिए बात करते हैं बच्चों, तो KSP इज इक्वल्स टू होता है S², है ना, क्योंकि AB किस तरह से आयनाइज होगा बच्चों? A प्लस B माइनस, तो S इंटू S दैट इज S², और ये हमें गिवन है। अब मुझे S निकालना है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा? अंडर रूट। तो बच्चों इसका अंडर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 × 10 टू दी पावर -18 का मैंने अंडर रूट किया, तो मुझे मिला 2 × 10 टू दी पावर -9। ये मेरे पास इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई एग्जैक्ट। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं AB2 के लिए। AB2 किस तरह से आयनाइज होगा? AB2 आयनाइज होगा बच्चों A + 2 + 2B माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S, तो ये हो जाएगा बच्चों 4S³, और ये मुझे गिवन है KSP क्वेश्चन में इतना। तो मुझे यहां से सॉल्युबिलिटी निकालनी है बच्चों, तो मेरे पास 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, तो S³ इक्वल्स टू आ गया 10 टू दी पावर -21। तो अब 10 टू दी पावर -21 का मुझे रूट क्यूब करना है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर -7। तो -21 का मुझे रूट क्यूब करना है, तो -21 का रूट क्यूब होता है बच्चों -7। तो मेरे पास इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई, इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई। अब मुझे AB3 की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो AB3 के लिए बच्चों आयनाइज कैसे होगा? ये A + 3 + 3B माइनस, ये S बच्चों, ये 3S,
तो ये हो जाएगा 27s4, इसका केस भी मुझे गिवन है, ठीक है। अब मैं बच्चों 2.7 को लिख सकता हूं 27, तो मैं यहां पे लिख दूंगा -24, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 27 इंटू 10⁻⁻24, और 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से s की पावर 4 इक्वल्स टू आ गया इतना। अब 10⁻⁻24 का मैं क्या करूंगा बच्चों, √4, तो 10⁻⁻24 का बच्चों आपको तो कितना आएगा बच्चों, ये -6, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास -6। अब मेरे पास तीनों की सॉल्युबिलिटी आ गई है, तो आप मुझे बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, 10⁻⁻6 या 10⁻⁻7 या 10⁻�9। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, AB3 की सॉल्युबिलिटी -6, 10⁻⁻6 सबसे बड़ा, फिर 10⁻⁻7 AB2 का, और AB का सॉल्युबिलिटी -9 में जा रहा है, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों हमको इस तरह से क्वेश्चन करना है, जब भी आपको डिफरेंट सॉल्ट्स का केस भी गिवन हो, पहले आप उनको सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करो एंड देन बच्चों आप कंपेयर कर सकते हो। समझ में आई बच्चों बात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नीट में आया हुआ है, इंपॉर्टेंटली आप इसको देखिएगा। Find out pH of saturated solution of barium hydroxide if Kp of barium hydroxide is 4 into 10⁻⁻15। आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का Kp गिवन है और इससे आपको उसका pH फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं इसको आयनाइज करूंगा, ठीक है। इनिशियली मेरे पास 0 0, इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो इसके 2 मोल्स की सॉल्युबिलिटी 2S, ओके। तो अगर मुझे इसका Kp लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 4s3, 2s की पावर 2, 4s3। Kp मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यहां से बच्चों 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s मेरे पास आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 का √3, और -15 का √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁻5। मेरे पास बच्चों यहां से सॉल्युबिलिटी आ गई है, और सॉल्युबिलिटी हम जानते हैं मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी ही, कॉन्सेंट्रेशन ही होती है सैचुरेशन पर। तो अब बच्चों एक्चुअली कैसे करेंगे हम, OH माइनस इज इक्वल्स टू 2s। सैचुरेशन पर OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2s के इक्वल है। S मुझे पता लग गया है, उसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। POH इक्वल्स टू हम जानते हैं माइनस लॉग OH माइनस। मैं यहां से बच्चों पहले POH सॉल्व कर लूंगा, -5 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, इसको सॉल्व किया 4.7 आ गया, तो 5 - 0.30 4.7। तो देखो बच्चों पहले हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट की, उस सॉल्युबिलिटी से मैंने OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट की, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, और उस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने POH में पुट किया, यहां से मेरे पास POH आ गया। अब आपको पता है बच्चों POH को अगर मुझे pH में कन्वर्ट करना हो तो 14 माइनस POH कर देंगे हम, तो 14 माइनस POH, मेरे पास pH आ गया बच्चों 9.3। समझ आया बच्चों, तो पहले सॉल्युबिलिटी, देन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेशन पे OH माइनस इक्वल्स टू 2s पुट किया, POH के फॉर्मूले में पुट किया, POH आया, pH लाने के लिए 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ऐसा ही, इफ pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज 11। बच्चों इस क्वेश्चन में इस बार आपको pH गिवन है और Kp पूछा है, यानी जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ऐसा ही एक उसी से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन में बच्चों हमको Kp गिवन था, pH पूछा था, या उसका उल्टा pH गिवन है, Kp पूछा है। तो आप समझ गए होंगे हमको किस डायरेक्शन में चलना है। पहले हम pH से बच्चों, ये बेस है तो POH लाएंगे, फिर POH से हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लाएंगे, और फिर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से उसका सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी से Kp। तो सुनने में बड़ा लेंदी लग रहा है बट एक्चुअली इतना लेंदी है नहीं बच्चों। तो करते हैं, सबसे पहले ये इस तरह से आयनाइज होगा, 1 मोल तो 3 मोल का 3s। अब POH हमें pH गिवन है, pH से मुझे पहले POH लाना होगा क्योंकि इट इज अ बेस। तो 14 माइनस pH यानी 11, तो मेरे पास POH आ गया बच्चों 3,
तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर माइनस POH। मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा 10 टू द पावर माइनस 3। और बच्चों सैचुरेशन पे हमको साफ दिख रहा है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 3s। ये कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गया है, तो अब मेरे को यहां से साफ दिख रहा है कि मुझे सॉल्युबिलिटी मिल गई है। तो 3s इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहां से s मेरे पास आ गया है। अब मुझे KSP फाइंड आउट करना है, तो बच्चों इसके लिए KSP क्या होता है 27s की पावर 4। तो KSP कैसे लिखेंगे हम, s की पावर इसका कॉफिशिएंट 1। मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी, हमें KSP के रिलेशंस रटने नहीं है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डायरेक्ट रटना है, हमें ये फॉर्म आना चाहिए। हमें कोई KSP का रिलेशन एक्चुअली डायरेक्ट रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो s की पावर पहले आप ऐसे आयनाइज करो, 1 मोल की सॉल्युबिलिटी s, 3 मोल की सॉल्युबिलिटी 3s। अब s का कॉफिशिएंट 1 और ये हो जाएगा बच्चों 3s की पावर 3। तो यहां से सॉल्व किया 27s4। तो आपको बिल्कुल नहीं रटना है। तो अब मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई है, मैं इसको यहां पे पुट कर दूंगा, इसकी पावर 4, इसको सॉल्व किया बच्चों 0.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 KSP आ गया है बच्चों। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें गिवन है। फाइंड आउट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस दैट कुड बी अटेन्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है जिससे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों वही बात है, कुछ नया नहीं है इसमें। 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S तो 3 मोल की सॉल्युबिलिटी 3s। इस तरह से पहले आयनाइज करेंगे हम। अब KSP इक्वल्स टू 27s की पावर 4, बिल्कुल हम इसको सीख चुके हैं। अब KSP की वैल्यू बच्चों मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28। 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s की पावर 4 मेरे पास आ गया बच्चों। मेरे पास यहां से s की पावर 4 इज इक्वल्स टू आ गया 10 टू दी पावर माइनस 28। और अब मैं इसको क्या लिखूंगा 10 टू दी पावर माइनस 28 रूट 4। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 28 बाय 4 दैट इज माइनस 7। सिंपल क्या करना होता है बच्चों, माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ रूट क्यूब होता तो माइनस 28 बाय 3। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई है। ओके, मुझसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो बच्चों Cl माइनस का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेशन पे किसके इक्वल है, उसकी टोटल सॉल्युबिलिटी के। ये S मेरे पास आ गया है, इसको पुट किया बच्चों, तो S मैंने पुट किया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, मेरे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। समझ आया? तो क्या बच्चों, सबसे पहले हमने KSP लिखा, KSP की मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, S की पावर 4 इक्वल्स टू आया, इतना रूट 4 किया, माइनस 28 बाय 4 हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7। सैचुरेशन पे Cl माइनस इक्वल्स टू 3s है, S की वैल्यू यहां पुट की, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। इजी क्वेश्चन बच्चों, क्लियर? ओके, रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी फॉर द कंपाउंड KAlSO4 होल ट्वाइस। हमें बच्चों इस कंपाउंड के लिए KSP और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमें रटना बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। हमें इसको सबसे पहले आयनाइज करना है। ठीक है, तो हम इसको आयनाइज करेंगे, तो K प्लस Al+3 और ये एक सल्फेट, तो K प्लस Al+3 और ये जो 2 होता है बच्चों, ये कहाँ आ जाता है आगे, -2। इनिशियली मुझे आयंस नहीं मिलते हैं, सैचुरेशन पे इसके 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, इसके 1 मोल की S, इसके 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2s। ठीक है, अब आप बच्चों समझ ही गए होंगे। तो KSP इक्वल्स टू K प्लस Al+3 SO4 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर सॉल्व किया, 4s की पावर 4 आ गया। तो इन जनरल वे अगर हम एक बात करें तो एक नोट हम यहां पर देख सकते हैं, इफ कंपाउंड गिव्स 3 आयंस, यहां बच्चों आपको 3 आयंस मिल रहे हैं विद स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट x y z, यहां पर कॉफिशिएंट 1 है, यहां कॉफिशिएंट 1 है, यहां कॉफिशिएंट 2 है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, कॉफिशिएंट पावर में यहां आ जाएगा, इसका कॉफिशिएंट यहां आ जाएगा, इसका कॉफिशिएंट यहां आ जाएगा। देन KSP इक्वल्स टू x की पावर x, देख लो आप,
y की पावर y, z की पावर z और सॉल्युबिलिटी x प्लस वाई प्लस जेड, जैसा हमने जनरल फॉर्मूले में बच्चों पढ़ा था। वहां पे भी हमारे पास 2 आयंस थे। जब 2 आयंस थे तो हमारे पास ये z नहीं था बस, तो यहाँ पावर में z नहीं था। 3 आयंस हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एक z और इंक्लूड कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केएसपी ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच 10 मिलीग्राम XY इज डिजॉल्व्ड, मोलर मास गिवन है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें केएसपी गिवन है XY किस तरह से आयनाइज होगा, x प्लस प्लस वाई माइनस, तो s इंटू एस दैट इज s स्क्वायर। हमें केएसपी गिवन है क्वेश्चन में। अब सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, 4 का अंडर रूट 2 माइनस 16 का अंडर रूट माइनस 8, सॉल्युबिलिटी मेरे पास आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर, इजी है यहां तक। अब 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 मोल्स XY डिजॉल्व है 1 लीटर में। कैसे? क्योंकि मोलैरिटी दैट इज मोल पर लीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 मोल्स डिजॉल्व है 1 लीटर में। यही तो बच्चों सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम उसके मोल कितने डिजॉल्व हैं, इतने, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमने इसी को बच्चों लैंग्वेज में लिख लिया कि इतने मोल्स XY डिजॉल्व हैं 1 लीटर में। अब मोल्स मुझे मिल गए 1 लीटर के अंदर। मुझे बच्चों 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर XY के मोल्स पता लग गए हैं। अब मैं उससे उसका मास ला सकता हूं। तो मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। मास इक्वल्स टू बच्चों मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास हमने किया। ठीक है, मास हम निकालना चाहते हैं तो मोल्स मैंने यहां से देख लिए 1 लीटर के लिए। मोलर मास क्वेश्चन में मुझे गिवन है 50, इसको मल्टीप्लाई किया -6, 10 टू दी पावर -6 ग्राम मास आ गया 1 लीटर में जो डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसको मिलीग्राम में लिख सकता हूं बच्चों में। 10 टू दी पावर -6 को मैंने क्या किया, 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है, तो मैंने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों बात करते हैं कि 10 मिलीग्राम विल डिजॉल्व इन 1/10 टू दी पावर -3 इंटू 10, तो आंसर आ गया 10 टू दी पावर 4 लीटर। हमसे पूछा है कि इतना जो मास है, कितना, दैट इज 10 मिलीग्राम, वो कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा। तो बच्चों हमने यूनिटरी मेथड यूज किया है यहां पर। कैसे कि 10 टू दी पावर -3 मिलीग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है। यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं हम बच्चों। क्या इतना मिलीग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है? देखो इतना मोल 1 लीटर में डिसॉल्व था, हमने इस मोल को मास में चेंज कर लिया, तो इतना मिलीग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है, ये हमने पता कर लिया। तो 1 मिलीग्राम 1/10 टू दी पावर -3 लीटर में डिसॉल्व होगा। हमसे पूछा है बताओ 10 मिलीग्राम के लिए वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 मिलीग्राम के लिए इतना वॉल्यूम, तो 10 मिलीग्राम के लिए कितना होगा, 1/10 टू दी पावर -3 इंटू 10। यही बच्चों हमने यहां पर किया है। इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 10 टू दी पावर 4 लीटर, दैट इज द आंसर। तो 10 मिलीग्राम के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर है, एक्चुअली हमसे वो ये पूछ रहा है। तो इतना वॉल्यूम रिक्वायर है, तब 10 मिलीग्राम डिसॉल्व होगा। बाय दिस मेथड, हमने ये मेथड यूज किया है बच्चों। क्लियर है, समझ में आई बच्चों बात? तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ही एक इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हमें देखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस ऑलवेज डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। याद करो बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था, जिससे रिएक्शन इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज हो जाता है। वही इफेक्ट बच्चों हमें यहां सॉल्युबिलिटी में भी देखने को मिलता है। तो होता क्या है बच्चों कि सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने AgCl, ये अभी आयनाइज हो रहा है, मैंने इसमें बाहर से मिला दिया लेड NaCl, मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें बाहर से मिला दिया। अब NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% आयनाइज हो जाएगा।
तो बच्चों ये 100% आयनाइज हो जाएगा। हमने यही पढ़ा था बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट में कि जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यहां कॉमन आयन कौन है, Cl-, इंक्रीज हो जाता है। अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, आपने Cl- इंक्रीज, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम वापस से स्टेब्लिश होने के लिए रिएक्शन को कहां शिफ्ट होना पड़ेगा, बैकवर्ड। अब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब AgCl हमको वापस एज इट इज मिलता जा रहा है, प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, सॉलिड फॉर्म हमें वापस मिलता जा रहा है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। भाई रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो बैकवर्ड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो AgCl का प्रेसिपिटेशन हमें मिलता जा रहा है, इट मींस AgCl की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। समझ में आई बच्चों बात? तो कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है। क्यों होता है? ताकि इक्विलिब्रियम वापस से स्टैब्लिश हो जाए। तो AgCl का आयनाइजेशन कम हो गया ना, फॉरवर्ड डिसोल्यूशन कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों वो कॉमन आयन की वजह से कम हो जाती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एज वेल एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन जो बच्चों KSP है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आप यहां टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, AgCl का डिसोल्यूशन कम हो गया, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो गया, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। बट KSP चेंज नहीं हो रहा है, KSP सेम रहेगा क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। क्लियर है? अब हमें बच्चों इसी से रिलेटेड बात करनी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, जो कि कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं बच्चों मैथमेटिकली। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो आपको बच्चों यहां नजर आ रहा होगा कॉमन आयन कौन है, Cl-। तो AgCl के पास Cl- था, आपने बाहर से NaCl मिलाया, Cl- उससे भी आया, तो Cl- का टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा ना बच्चों। तो वही अब हमें देखना है उससे क्या इफेक्ट आएगा, देखते हैं। सबसे पहले AgCl इस तरह से आयनाइज होगा बच्चों, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर। अब इसका KSP अगर हम लिखेंगे तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन S इंटू एस, दैट इज S², जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इन NaCl सॉल्यूशन, अब हमने क्या किया, इसको NaCl सॉल्यूशन में मिला दिया, या हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया बच्चों। ठीक है, तो NaCl 100% आयनाइज हो जाएगा। मान लेते हैं भाई आप जो बाहर से NaCl मिला रहे हो उसकी कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना बच्चों, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं C, लेट। तो यहां पर बच्चों C इज कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, कॉमन आयन कौन है, Cl-। तो बच्चों AgCl में Cl- पहले से कितना था, S, Cl- इससे भी आया, दैट इज C। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चों Cl- की वो कितनी हो गई, पहले थी S, दैट इज मोल पर लीटर है वो भी, और ये भी मोल पर लीटर है, प्लस C। तो Cl- की अब हमारे पास न्यू कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इसको मैं बच्चों Cl- डैश, डैश क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज इट इज अ न्यू कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज S डैश, है ना। डैश क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज अब क्या हो रहा है बच्चों, Cl- का अमाउंट इंक्रीज हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है इसका सॉल्युबिलिटी कम हो गया, तो Ag+ का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी चेंज, Cl- का सॉल्युबिलिटी भी चेंज, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं S डैश से। ठीक है, ये इस तरह से आयनाइज हो रहा था बच्चों। तो अब मेरे पास जैसा कि मैंने आपको बताया Cl- का न्यू कॉन्सेंट्रेशन हो गया S डैश प्लस C। ठीक है, Ag+ का भी सॉल्युबिलिटी, यानी न्यू सॉल्युबिलिटी मेरे पास हो गया S डैश, जो कि कम हो गया है पहले से। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। देखो आप, कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट, सॉल्युबिलिटी कम, तो ये जो न्यू सॉल्युबिलिटी है S डैश, वो ड्यू टू दिस कॉमन आयन कम है। तो बच्चों इस S डैश की वैल्यू एक्चुअली इस कॉन्सेंट्रेशन से कम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जब मैं ऐसे लिखूंगा
तो केस पे मैं लिखूंगा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे नया मिल गया S डैश, Cl माइनस की जगह मिल गया S डैश प्लस C। अब मैंने क्या कहा, S डैश यानी सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू इस कॉन्सेंट्रेशन से कम है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो जब इसकी वैल्यू C से कम है तो अब मैं उसको यहां ऐड करूं या ना करूं उसका इफेक्ट नहीं होगा। वैसे भी हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, उनकी सॉल्युबिलिटी वैसे ही कम होती है। आपने कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी को और कम कर दिया तो उसकी वैल्यू और कम हो गई, तो अब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस, ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम एज अ कन्वीनियंस, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास S डैश प्लस C को मैं अप्रोक्सीमेटली, इस पूरे टर्म को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूंगा, अब C, नेग्लेक्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो मेरे पास बचा S डैश और ये वाला C, S डैश और ये वाला C। तो यहां से मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई न्यू, दैट इज S डैश इक्वल्स टू KSP अपॉन C, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी आई है अभी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अब हम इसका इक्वेशन करते हैं। हमें PbI2 का KSP गिवन है, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 m NaI सॉल्यूशन। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा बच्चों, I माइनस इज अ कॉमन आयन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले PbI2 1 मोल की सॉल्युबिलिटी S, तो 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2S, ठीक है। NaI में बच्चों, NaI में I माइनस इज अ कॉमन आयन। अब I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.1, क्योंकि NaI 0.1 है, ये इस तरह से आयनाइज होगा, ये 1 मोल तो ये 1 मोल, ये 0.1 तो ये भी 0.1, ये 1 मोल ये 1 मोल तो ये 0.1 तो ये भी 0.1 होगा। 100% आयनाइज हो जाता है ना बच्चों ये। तो हमें जैसा कॉन्सेंट्रेशन NaI का था पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये अब हमारे पास कितना हो जाएगा, बाद में 0 हो जाएगा। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया आयंस में। तो I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना, और PbI2 से I माइनस कितना मिल रहा था, 2S। तो टोटल I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, मेरे पास I माइनस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन पहले से मेरे पास था 2S, इससे कितना आया बच्चों, 0.1। तो अब ये मेरे पास I माइनस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ऐड होगा, मतलब जो I माइनस है, जो NaI से आया है वो भी ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। KSP मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों वही बात, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये जो 2S की वैल्यू है ना, मैंने क्या कहा था बच्चों, वैसे ही स्पैरिंगली सॉल्यूबल, ये बाय डिफॉल्ट बच्चों हम यहाँ स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट ही पढ़ रहे हैं। तो स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पहले ही कम होती है, कॉमन आयन इफेक्ट से और कम हो गई। तो मैथमेटिकली ये वैल्यू जो होती है बच्चों 2S पावर, इसका पावर आप करोगे वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस। ये हमेशा आपको करना है बच्चों, इससे आंसर्स इजीली आ जाएंगे और इट इज अ मेथड। तो अब 2S, S की वैल्यू 0.1 से बहुत छोटी है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली बचेगा 0.1। तो 3 पॉइंट इसकी जगह एज इट इज, ये वाला S, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बचा 0.1 की पावर 2, ईजी हो गया। तो अब सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों इतनी। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। KSP ऑफ CaF2 गिवन है, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.2 m AlF3 सॉल्यूशन। अब बच्चों आपको यहां भी साफ नजर आ रहा होगा, कॉमन आयन कौन है, F माइनस है, विच इज अ कॉमन आयन हियर, F माइनस। तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम उसी तरह से करते हैं। ये इस तरह से आयनाइज होगा बच्चों, 1 मोल 2 मोल की सॉल्युबिलिटी 2S, ठीक है। अब AlF3 बच्चों, AlF3 किस तरह से आयनाइज होगा, Al प्लस 3 प्लस 3F माइनस। बच्चों इसके 1 मोल, ये कितना मोल है अभी, 1 मोल, इसके 1 मोल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है बच्चों आपको क्वेश्चन में, 0.2 m मीन्स 0.2 मोल पर लीटर। तो ये है 0.2, जब ये 1 मोल तो ये 1 मोल, ये 0.2 तो ये भी 0.2। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों,
जब ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है, तो जब ये 0.2 है तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.2 दैट इज 0.6। देखा बच्चों, तो एक्चुअली AlF3 से जो F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिलेगी वो 0.6 मिलेगी, और इससे कितना था बच्चों 2s, ठीक है। तो AlF3 से 3F माइनस, तो 3 इंटू 0.2 दैट इज 0.6 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। तो अब F माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है टोटल वो कितना हो गया बच्चों 2s प्लस 0.6। केस भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाली वैल्यू वही बच्चों बात, S यहां पर 0.6 से छोटा है ड्यू टू कॉमन आयन, उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां सिर्फ क्या बचेगा 0.6 बचेगा, तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई बच्चों इतनी। क्लियर, समझ में आ रहा है, इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों में इन सब क्वेश्चंस की, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 विल बी मैक्सिमम इन, हमसे पूछ रहा है इन चारों में से Ag2CO3 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी। तो बच्चों हमें कॉन्सेप्ट याद रखना ही है कि कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था बच्चों, याद करो कॉन्सेप्ट पुराना ही है, बस उसी का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते हैं तो कॉमन आयन अगर है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिसमें ऑड आयन होता है, तो हमने कहा था उसका आयनाइजेशन बढ़ जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है बच्चों, ठीक है। तो चेक करते हैं सबसे पहले बच्चों Ag2CO3, Ag2CO3 किस तरह से आयनाइज होगा 2Ag प्लस CO3 माइनस 2। अब हमें कॉमन आयन देखना है बच्चों, देखो CO3 कॉमन आयन है, तो इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन है कार्बोनेट, और कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा कम, यानी इसकी प्रेजेंस में तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हमसे मैक्सिमम पूछा है तो ये आंसर तो नहीं है। AgNO3 Ag और ये रहा Ag प्लस, कॉमन आयन है ये, यहां पे Ag प्लस इज अ कॉमन आयन, तो इसकी प्रेजेंस में भी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये दोनों आंसर तो नहीं है, यहां कार्बोनेट इज कॉमन आयन और यहां Ag प्लस इज कॉमन आयन, तो इनकी प्रेजेंस में तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों आंसर तो नहीं है। वाटर, बच्चों वाटर के केस में ना कॉमन आयन है ना ऑड आयन है, वाटर के केस में उसकी सॉल्युबिलिटी एज नॉर्मल जितनी है उतनी रहेगी, तो वाटर के केस में कोई चेंज नहीं होगा। अब रही बात अमोनिया की बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्या है देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने कहा इस तरह से आयनाइज होगा, इन वाटर सॉल्युबिलिटी नॉर्मल रहेगी, ना कॉमन आयन है ना ऑड आयन है। इन Na2CO3 AgNO3 इन दोनों की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, एक कॉमन आयन ये है और एक कॉमन आयन ये है। अब बच्चों क्या होता है कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में Ag प्लस और अमोनिया मिल जाए, तो बच्चों Ag प्लस और अमोनिया मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, मतलब रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब रिएक्शन रिएक्ट कर रहे हैं, Ag प्लस और अमोनिया रिएक्ट कर लेते हैं। जब बच्चों ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि Ag प्लस अमोनिया के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाती जैसा कि इन दोनों की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो उल्टा Ag प्लस अमोनिया के साथ जाता जा रहा है, फॉरवर्ड डिसॉल्व होता जा रहा है उसमें, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना है कि इन अमोनिया सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज एज अमोनिया फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन विद Ag प्लस। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स होते हैं, तो Ag प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो अब हुआ क्या इससे, अगर हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझे तो एक्चुअली Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती जा रही है, आगे जाती जा रही है, इसका मतलब वो डिसॉल्व होता जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। तो इसलिए आंसर क्या हो गया बच्चों फोर्थ।
समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि जब भी Ag+ और अमोनिया आ जाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बच्चों बात? अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मिनिमम। अब हमें पता है बच्चों कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वाटर की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी एज नॉर्मल रहती है, तो वाटर तो इसका आंसर नहीं होगा। अब बच्चों तीनों में हमें कॉन्सेंट्रेशन तो सेम गिवन है, ये आयनाइज होगा तो Na++Cl- 0.01 m, ये आयनाइज होगा तो Al+3+3Cl- तो ये हो जाएगा 3 × 0.01। ये आयनाइज होगा बच्चों Ba+2+2Cl- तो ये हो जाएगा 2 × 0.01। अब बच्चों कॉमन आयन AgCl इस तरह से आयनाइज होगा, ठीक है। कॉमन आयन कौन है बच्चों यहां पे? Cl-, कॉन्सेंट्रेशन तीनों में सॉल्ट का सेम था, लेकिन अब हम देखेंगे अगर बच्चों तो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां है? तीनों में Cl- कॉमन है, इसमें भी Cl- है, तो ये तो कंफर्म है कि Cl- की प्रेजेंस में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। अब तीनों में ही Cl- है, तो क्या तीनों ही आंसर होंगे? नहीं बच्चों, यहां Cl- का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m, यहां 3 × 0.01 m, यहां 2 × 0.01 m। सबसे ज्यादा तीनों ही क्या करेंगे? तीनों ही रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। ये तो कंफर्म है कि इन तीनों की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। ये भी कॉमन आयन, ये भी कॉमन आयन, ये भी कॉमन आयन, तीनों की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ये कंफर्म है। लेकिन उसने पूछा है मिनिमम कहां होगी? इन तीनों में भी सबसे ज्यादा कम कहां होगी सॉल्युबिलिटी? तो जहां Cl- सबसे ज्यादा बढ़ेगा, वहां रिएक्शन सबसे ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो वहां सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा सप्रेस होगा। तो बच्चों Cl- का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां है? यहां है। तो ये क्या करेगा? Cl- को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाती जाएगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती जाएगी। इसलिए आंसर हो गया बच्चों मेरे पास सेकंड। आया समझ में बच्चों? क्लियर है? ओके बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ही एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बात करते हैं उसकी। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन और आयनिक प्रोडक्ट, मतलब कब कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन होगा सॉल्ट का या कब नहीं होगा, एक्चुअली अब हमें वो कंडीशन देखनी है। तो बच्चों इसके लिए हमें 2-3 एक टर्म समझनी होंगी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है बच्चों कि जिसमें आपने सॉल्ट को डाला, सॉल्वेंट में आपने सॉल्ट को डाला, ठीक है, वो डिसॉल्व हुआ, लेकिन अभी वो मैक्सिमम डिसॉल्व नहीं हुआ है, अभी उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं आई है, तो आप उसमें सॉल्यूट डालते जा रहे हो, वो डिसॉल्व होता जा रहा है, जब तक उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं आएगी वो डिसॉल्व होता रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब सेकंड आता है सैचुरेटेड, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता था अपनी लिमिट तक वो डिसॉल्व हो गया। अब उसमें और सॉल्ट आप डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप अगर सॉल्ट डालते जा रहे हो, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट कन्वर्ट होता जा रहा है, नीचे सेटल डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें ये तीनों कंडीशंस ही देखनी है कि कब ये कंडीशन होंगी और नहीं होंगी। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज KSP। जैसे हम KSP को डिफाइन करते हैं वैसे ही आयनिक प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, जिसे बच्चों Q से या KIP से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशिएंट पढ़ते थे, कुछ कुछ बच्चों ये वैसा ही है। देखते हैं अब, द ओनली डिफरेंस इज दैट आयनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और द कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, whereas the expression of KSP contains only equilibrium concentration। तो बच्चों यहां पर मान लेता हूं मैं इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां सैचुरेशन पॉइंट है, सॉल्यूट जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना था हो गया, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पर एक्चुअली किसको डिफाइन करते हैं? KSP को।
लेकिन इस इक्विलिब्रियम के पहले और इस इक्विलिब्रियम के बाद में अगर आप किसी भी टाइम पर डिफाइन करते हो बच्चों सॉल्युबिलिटी को, तो हम उसे डिफाइन करते हैं Q से, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर है तो सिर्फ KSP, उसके पहले उसके बाद में अगर आप कहीं पर भी बात कर रहे हो तो दैट इज Q, आयनिक प्रोडक्ट। अब 10 फॉर AgCl, हम एक AgCl एग्जांपल लेकर समझते हैं बिकॉज इज द सिंपलेस्ट सॉल्ट। तो अगर मुझे इसके लिए QSP लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, QSP दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, जिसको हम IP बोल रहे हैं यहां पर। तो यहां इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है बच्चों, जो आपने इनिशियली यूज किया था AgCl का कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट का, वो हम यहां पर यूज करते हैं, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। और बच्चों KSP में हम क्या करते हैं, जो सिर्फ इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है सिर्फ वही यूज करते हैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट चेंजेस विद कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक प्रोडक्ट अगर आप ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो आयनिक प्रोडक्ट चेंज होगा, लेकिन KSP बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही चेंज होता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता है। KSP इज एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि हम सिर्फ इसको यहाँ इक्विलिब्रियम यानी सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम यूज पढ़ते हैं टू डिसाइड वेदर एन आयनिक कंपाउंड विल प्रेसिपिटेट इट्स KSP इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। अब हम KSP और आयनिक प्रोडक्ट में कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कब प्रेसिपिटेशन होगा और कब नहीं होगा। तो 3 केस अराइज होते हैं। फर्स्ट, KSP की वैल्यू ज्यादा है, Q की वैल्यू कम है। KSP ज्यादा है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है। KSP ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मतलब डिसॉल्व होता जा रहा है। आप सॉल्यूट डालते जा रहे हो, वो डिसॉल्व होता जा रहा है, मतलब वो अभी मैक्सिमम लिमिट पर नहीं पहुंचा है। ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जा रही है तो हमें प्रेसिपिटेशन नहीं मिल रहा है अभी, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। सेकंड केस की बात करते हैं, Q इक्वल्स टू KSP, दैट इज हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों अभी तक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर सैचुरेशन आ जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, मैक्सिमम लिमिट पहुंच गया। अब अगर आप और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, मैक्सिमम जितना डिसॉल्व होना था हो गया। और यहां पर बच्चों जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन पे सॉल्यूट मिलाते जाओगे और तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट पर हम इस पॉइंट से अगर हम आगे जाएंगे तो हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा, लेकिन अगर हम इसी पॉइंट पर रहेंगे तो हमें सैचुरेशन मिलेगा। दैट इज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट रहेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा आयंस में और अनडिसॉल्व पार्ट में। तो यहां से प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होता है, प्रेसिपिटेशन मिलता नहीं है हमको, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट। ये वो कंडीशन है कि अगर आप इसको डिस्टर्ब करते जाओगे तो प्रेसिपिटेशन मिलेगा, लेकिन यहां इस पॉइंट पर आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा नहीं, जस्ट यहां पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना बच्चों इस कंडीशन को। तो प्रेसिपिटेशन हमको कब मिलेगा, जब आप सॉल्यूट मिलाते जाओ और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड आती जा रही है, तो Q की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आती जा रही है, प्रेसिपिटेशन मिलता जा रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं और हमको यहीं पर प्रेसिपिटेशन मिलता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मेंटेन हो KSP इक्वल्स टू Q दैट इज इक्विलिब्रियम, अगर आप KSP की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो डिसॉल्व होता जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। KSP की वैल्यू कम यानी Q ज्यादा तो रिएक्शन बैकवर्ड यानी प्रेसिपिटेशन मिलता जा रहा है। और मेंटेन हो आप इक्विलिब्रियम पर तो वहां पर बच्चों प्रेसिपिटेशन, बस पॉइंट ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, तो यहां पे बच्चों प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट्स। तो अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, Thus a salt is precipitated when its ionic product exceeds the solubility product of the salt। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी तो हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा, दैट इज द कंडीशन। तो बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आपको गिवन है, फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर बच्चों क्या होता है, इक्विलिब्रियम, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना है हो जाता है सॉल्ट, तो Q इक्वल्स टू KSP हो जाता है। तो अब हम अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू KSP। हमें इस कंडीशन पर Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, KSP हमें गिवन है, हमसे पूछा है Cl- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हमने वैल्यू पुट कर दी।
Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बच्चों मेरे पास सैचुरेशन पर 10⁻⁻⁴m, तो आंसर हो गया बच्चों मेरे पास सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज 10⁻⁻�6m। सेम है यहां तक क्वेश्चन। फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों यहां पर एज इट इज, इसीलिए हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। इन विच प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर। तो बच्चों डिफरेंस क्या हुआ, यहां बस हमसे पूछा सैचुरेटेड, तो हमने ये कंडीशन अप्लाई की। इस क्वेश्चन में हमसे लास्ट में पूछ लिया प्रेसिपिटेशन मिलेगा, कब मिलेगा, तो कब मिलेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट Ksp से ज्यादा होगा। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड कब शिफ्ट होगी, जब Q की वैल्यू Ksp से ज्यादा होगी, है ना बच्चों। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर प्रेसिपिटेशन Q इज ग्रेटर देन Ksp। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, Ksp मुझे गिवन है। Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ से जब आप ज्यादा करोगे ना इस केस के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा। तो अब बच्चों इन ऑप्शन भी सेम है। अब 10⁻⁻⁴ से कौन सी वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो ये तो छोटा है, ये इक्वल हो गया। 10⁻³ इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁴, तो बच्चों आंसर हो गया थर्ड। समझ में आई बच्चों बात, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। अच्छा, यहां फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों वो ये भी बोल सकता था जस्ट बिगिन द प्रेसिपिटेट, वो यहां बोल सकता था टू जस्ट स्टार्ट द प्रेसिपिटेट, तो भी हम यही केस करते हैं क्योंकि सैचुरेशन पे प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमें कंपैरिजन, ये डिफरेंस अच्छे से समझ आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं और, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो बच्चों मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होती है, सैचुरेशन पर, क्योंकि वहां जो उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वही उसकी टोटल सॉल्युबिलिटी होती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 mg+2 विल बिगिन टू प्रेसिपिटेट। तो एक्चुअली बच्चों हमको यहां दो हिंट दे रखे हैं, एक विल बिगिन टू प्रेसिपिटेट, जस्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सैचुरेशन, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी एक्चुअली वही हुआ। तो अब हम यहां यूज करेंगे Q इक्वल्स टू Ksp वाली कंडीशन बच्चों। Ksp हमें गिवन है तो हम इस तरह से इसको आयनाइज करेंगे, तो Q इज इक्वल्स टू Ksp बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, दैट इज सैचुरेशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब Ksp की मुझे वैल्यू गिवन है 10⁻⁻11, Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है। यहां से बच्चों OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई। यहां तक बच्चों क्लियर है, समझ आया, जैसे हमने लास्ट में भी किया था। अब हमसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, तो हम ये रिलेशन जानते हैं बच्चों, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर, है ना, ये हम जानते हैं बच्चों। अब मुझे ये पता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको कहाँ ले जाऊं बच्चों, नीचे डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास आंसर आ गया 10⁻⁻9। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल तो हैं बट थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल भी हैं, तो हमें थोड़ा सा रुक के पेशेंटली इसको पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 10⁻⁻5 m बैरियम फॉस्फेट एंड 10⁻⁻4 m AlCl3 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। दो सॉल्ट सॉल्यूशन है बच्चों, दोनों का वॉल्यूम इक्वल गिवन है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। फाइंड वेदर BaCl2 विल प्रेसिपिटेट और नॉट। आपको Ksp गिवन है। अब बच्चों आपसे पूछा है ये प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब प्रेसिपिटेट कब बनाएगा, जब Q की वैल्यू ज्यादा होगी Ksp से। अब हमें बस यही चेक करना है, Ksp हमें गिवन है, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें Q की वैल्यू मिल गई तो हम कंपैरिजन कर लेंगे और पता लगा लेंगे दोनों में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। अब लॉजिकली क्या देखना है बच्चों, BaCl2। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो बच्चों बैरियम फॉस्फेट से आएगा Ba+2 और AlCl3 से Cl- आएगा, तो एक्चुअली Ba3PO4 होल ट्वाइस से मुझे मिलेगा बच्चों Ba+2, AlCl3 से बच्चों मुझे मिलेगा Cl-। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, BaCl2 बनाएंगे। तो एक्चुअली अगर मुझे Ba+2 और Cl- की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो मुझे Q फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा। तो देखो ये दोनों पहले अलग हैं,
दोनों पहले अलग अलग कंटेनर में है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, हमने दोनों को मिक्स किया, क्या मिलेगा मुझे? BaCl2। अब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर मुझे मिल जाए इन दोनों की तो मैं आराम से Q निकाल लूंगा बच्चों। तो अब पहले मुझे वही फाइंड आउट करना है। तो बेरियम फॉस्फेट इस तरह से आयनाइज होगा, ठीक है। अब बच्चों इक्वल वॉल्यूम है तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 है। तो मैंने आपको समझाया था जब ये 1 मोल है तो ये 3 मोल है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻5 m है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। जब ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, तो जब ये इतना है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे सेम हम AlCl3 की हम कर क्या रहे हैं बच्चों, आपको समझ आ रहा है? हम Ba+2 और Cl- की आफ्टर मिक्सिंग वाली कॉन्सेंट्रेशन पता कर रहे हैं। दोनों को मिक्स किया तो अब जो BaCl2 बनेगा उसमें Ba+2 और Cl- की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, पहले हमें वो पता करनी है। फिर हम देखेंगे कि जो हमें BaCl2 मिल रहा है एक्चुअली वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहा है या सॉल्युबल की फॉर्म में मिल रहा है। हमें वही तो पता करना है कि जब इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं तो BaCl2 मिल रहा है। अब जो BaCl2 हमें मिल रहा है वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, हमें वो पता करना है। और उसके लिए पहले मुझे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो पता करनी पड़ेगी ना, कि जो मिक्सचर बन रहा है इसमें इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वही हम पता कर रहे हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 है तो ये इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस हैं बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम सेम है बच्चों। फॉर इक्वल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2V। अब हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V, इसका भी वॉल्यूम मान लेते हैं V। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है VV। दोनों को मिक्स किया तो ये जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 2V। V प्लस V दोनों को मिक्स किया तो मुझे टोटल वॉल्यूम कितना मिल गया बच्चों? 2V। अब बच्चों आप देखो वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा मोलैरिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डबल होगा तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। तो एक्चुअली जो मिक्सचर मुझे मिलेगा इस पूरे मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी। तो जो भी इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रही थी मिक्सिंग के बाद टोटल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस हाफ हाफ हो जाएंगी बच्चों। तो अब Ba+2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास इतनी थी, मिक्सिंग के बाद कॉन्सेंट्रेशन देखो हाफ हो गई। ऐसी Cl- की कॉन्सेंट्रेशन पहले जितनी भी थी बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो गई। अब बच्चों मुझे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई इन मिक्सचर। मिक्सचर में मुझे इनकी कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई। अब मुझे Q फाइंड आउट करना है, तो Q इक्वल्स टू Ba+2 Cl- की पावर 2, ठीक है। किस तरह से आयनाइज होगा बच्चों BaCl2? ऐसे आयनाइज होगा। तो हमने यहां से ये लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशंस पुट की, सॉल्व किया, मेरे पास Q की ये वैल्यू आएगी। अब केस भी मुझे गिवन है। अब आप इन दोनों में कंपेयर करो तो ऑब्वियस सी बात है 10⁻⁻13 है, ये 10⁻⁻19 है, तो 10⁻⁻13 इज लार्ज, ये बड़ा है। तो बच्चों Q बड़ा है केस P से, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन मिलेगा, हेंस BaCl2 विल गेट प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब कि जब हमने दोनों को मिक्स किया तो जो BaCl2 हमें मिलेगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा लॉजिकल है, हमें समझना है। तो एक बार इसको जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि जब ये दोनों अलग थे इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस कितनी थी? इतनी और इतनी। दोनों के इक्वल वॉल्यूम को ऐड किया, BaCl2 मिलेगा, कंफर्म है। इस पूरे मिक्सचर का फाइनल जो मिक्सचर हमें मिल रहा है उसका वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम डबल होने से पूरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, तो मिक्सचर में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई। Q में हमने वैल्यू पुट की, Q मुझे फाइंड आउट करना था, मिल गया। केस भी गिवन है, Q ज्यादा है प्रेसिपिटेटेड। अगर Q कम होता तो हम बोलते प्रेसिपिटेशन नहीं होगा,
और अगर इक्वल होता तो हम बोलते सैचुरेशन होगा। तो यहां से हम इस तरह से कंपेयर करेंगे बच्चों क्वेश्चंस को। समझ में आई बच्चों बात? ओके बच्चों, अब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं, ग्रुप प्रेसिपिटेशन। क्या बच्चों? ग्रुप प्रेसिपिटेशन। तो एक्चुअली बच्चों क्या होता है, प्रैक्टिकली हमें सॉल्ट गिवन होता है, उस सॉल्ट में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से कैटायंस उसमें प्रेजेंट हैं और नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्ट हमें गिवन है तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं। हम उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स करते जाते हैं और हमें पता लगाना होता है कि उसमें कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं। तो वो पता कैसे लगाते हैं? प्रेसिपिटेशन के थ्रू। जिस सॉल्ट में आयंस प्रेजेंट हैं, जैसा जैसा हमें प्रेसिपिटेशन मिलता जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते जाएंगे कि उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए एक फिक्स सीक्वेंस होता है और उसके लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है, आयंस को एक ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें सॉल्ट गिवन होता है, हम उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं? 1 से 2 ड्रॉप एसिटिक एसिड डालते हैं उस सॉल्ट के। एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, हम थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं उस सॉल्ट का। ठीक है, फिर उसमें हम 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं एसिटिक एसिड की। अगर उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिला है, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिला है, तो हम बोलते हैं कि मे बी उसमें 0 ग्रुप के आयंस प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद बच्चों उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है प्रैक्टिकल्स में, उसके बारे में भी हमको डिस्कशन नहीं करना है। तो सॉल्ट गिवन था, अननोन था, उसका थोड़ा सा सैंपल हमने लिया, उसमें हमने 1 से 2 ड्रॉप एसिटिक एसिड की डाली। अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता तो हम बोलते हैं मे बी कि उसमें 0 ग्रुप के आयंस प्रेजेंट है, फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चों प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, क्या बच्चों? अगर हमें प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, कब? बाय मिक्सिंग ऑफ डाइल्यूट HCl। अब हमने सैंपल, सॉल्ट सैंपल लिया, सॉल्ट सैंपल लेकर हमने उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया और डाइल्यूट HCl मिलाने पर अगर हमें क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं जो कि जनरली वाइट होते हैं, तो अगर हमें प्रेसिपिटेशन मिल रहे हैं क्लोराइड्स के तो हम बोलेंगे मे बी फर्स्ट ग्रुप के आयंस प्रेजेंट हैं, फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे अगर सॉल्ट सैंपल में बच्चों हम लोग H2S गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और हमें सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। किसके प्रेसिपिटेट्स बच्चों? अगर हमें सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं तो हम बोलेंगे कि मे बी ग्रुप सेकंड ए और मे बी ग्रुप सेकंड बी के आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ग्रुप सेकंड को 2 ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। तो सल्फाइड के डिफरेंट कलर्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर अगर हमें नहीं मिला सल्फाइड का प्रेसिपिटेट, फिर हम उसमें फर्दर क्या करते हैं? NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl मिलाते हैं। अगर हमें हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट मिल गए जिनका डिफरेंट अलग अलग कलर होता है, फिर हम बोल देंगे मे बी थर्ड ग्रुप के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर हमें नहीं मिले तो फिर हम H2S गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर हमें फिर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मिल गए तो हम बोलेंगे बच्चों कि मे बी ग्रुप 4 के आयंस प्रेजेंट हैं। नहीं मिले तो हम फर्दर एक्सपेरिमेंट को आगे प्रोसीड करेंगे, फिर हम अमोनियम कार्बोनेट मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। हमें अगर कार्बोनेट्स के प्रेसिपिटेट मिल गए तो हम बोलेंगे कि मे बी ग्रुप 5 के आयंस प्रेजेंट हैं। और अब अगर नहीं मिले तो फिर हम मिक्सिंग करेंगे Na2HPO4 का, और अगर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिल गया और फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो हम बोल देंगे कि 6th ग्रुप के आयंस प्रेजेंट है। तो इस तरह से सीक्वेंस परफॉर्म किया जाता है। इतना डिटेल में एक्चुअली हमें नहीं जाना। अब हम यहां पढ़ क्यों रहे हैं? हमसे मेनली बच्चों यहां पर कुछ 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। क्या कि H2S गैस पास कर रहे हो, ठीक है, बात सही है, सल्फाइड के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। सल्फाइड के साथ ये आयंस, अगर उस सॉल्ट में ये कैटायंस प्रेजेंट हुए तो ये सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बना लेंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर इसमें एसिडिक मीडियम में क्यों करते हैं? सपोज HCl मिला दिया या H2SO4 मिला दिया, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि H2S के साथ एसिडिक मीडियम लेने की क्या रिक्वायरमेंट हुई, ये हमें समझना है कि H2S के साथ वाई वी एडेड HCl। ऐसे यहां पूछा जाता है कि अगर ये कैटायंस हैं तो OH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बना लेंगे, तो फिर यहां पर हम NH4Cl क्यों मिला रहे हैं, ये हमसे पूछा जाता है।
ऐसे ही H2S गैस पास्ड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, जब सल्फाइड इन कैटायन से रिएक्ट करके सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट बना लेगा तो फिर यहां पर बेसिक मीडियम क्यों ले रहे हैं। तो एक्चुअली बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और हमें मेनली यही यहां पर पढ़ना है, इसी पर मेनली फोकस करना है। तो अब हम बच्चों 1 बाय 1 इन तीनों का रीजन समझते हैं, जो कि बहुत ईजी है, हम पहले पढ़ के आए हैं, उसी का एक एप्लीकेशन है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम इसका रीजन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट कि H2S को हमने एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ही क्यों ऐड किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं एसिडिक मीडियम लेट HCl, मैंने HCl डाला बच्चों। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड H2S इज अ वीक एसिड। जैसे हम HCl मिलाएंगे 100% आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा होगा बच्चों यहां पे कॉमन आयन। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, जिससे रिएक्शन कहां चला गया, बैकवर्ड चला गया। बैकवर्ड जाने से H2S का आयनाइजेशन कम हो गया। तो अब मुझे H2S कम आयनाइजेशन मिलेगा, मुझे H2S का आयनाइजेशन कम मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है सल्फाइड क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो एक्चुअली ड्यू टू कॉमन आयन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। तो मेन जो मोटो था ना बच्चों यहां पर वो यही था कि कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना, जिससे कि सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। सबसे पहला स्टेप, सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन हमें कम करना था, हमने कम कर दिया। अब उससे क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो केएसपी होता है ऑफ सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड, हम ग्रुप सेकंड में तो बच्चों H2S को एसिडिक मीडियम के साथ ऐड करते हैं। तो ग्रुप सेकंड के सल्फाइड का जो केएसपी होता है वो एक्चुअली ग्रुप 4 के ऑफ सल्फाइड से कम होता है। क्या बच्चों, एक्चुअली क्यों किया हमने सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम, क्योंकि यह बात हमें पहले से पता है कि ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स का केएसपी कम होता है। केएसपी कम है, इसका मतलब कि उन्हें अगर सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाना है तो उन्हें सल्फाइड के कम अमाउंट में वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी सल्फाइड के साथ कम है। ठीक है, और इनकी सॉल्युबिलिटी सल्फाइड के साथ ज्यादा है। तो ये तो क्या करेंगे बच्चों, इनको अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे अमाउंट सल्फाइड का कम हो या ज्यादा हो, ये तो डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पहले से ही कम है, हमने सल्फाइड का अमाउंट और कम कर दिया, तो बच्चों ये इतने कैपेबल नहीं है ग्रुप सेकंड के आयंस कि कम सल्फाइड के साथ सॉल्युबल हो पाए। क्योंकि अगर सल्फाइड का अमाउंट ज्यादा होता तो ये भी डिसॉल्व हो जाते, लेकिन इनका केएसपी विचारों का ऑलरेडी कम है, हमने सल्फाइड को भी कम कर दिया, तो कम अमाउंट के साथ ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। जबकि ग्रुप 4 के आयंस का केएसपी पहले से ज्यादा है, अगर आप सल्फाइड का अमाउंट कम भी कर दोगे तो उनकी जो एफिनिटी है, सॉल्युबिलिटी है सल्फाइड के साथ, वो ऑलरेडी ज्यादा है। तो कम अमाउंट के साथ भी ग्रुप 4 के आयंस तो डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी हमें ग्रुप 4 के आयंस प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि ग्रुप 4 के आयंस प्रेसिपिटेट ना हो, हम चाहते हैं ग्रुप सेकंड के आयंस प्रेसिपिटेट हों, क्योंकि हम ग्रुप सेकंड के कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो ग्रुप सेकंड के कैटायंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने H2S के साथ एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, जिससे सल्फाइड कम हो गया। तो बच्चों ये तो कैपेबल हैं, कैपेबल टू डिसॉल्व विद सल्फाइड, कैपेबल टू डिसॉल्व विद सल्फाइड इन लेसर अमाउंट। बच्चों ये तो लेसर अमाउंट में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ग्रुप सेकंड का हमें प्रेसिपिटेशन नहीं, ग्रुप 4 का हमें प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो हैं कैन नॉट डिसॉल्व्स with less amount of sulfide,
so they get precipitated, so they get precipitated। तो एक्चुअली अब हम यहाँ कम सल्फाइड में ग्रुप सेकंड के आयंस सॉल्यूबल नहीं होंगे तो वो नीचे सेटल आउट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। यानी हमने इनका क्या कर दिया, जो Q है वो इंक्रीज कर दिया, हमने इनका KSP और कम कर दिया। तो KSP कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड प्रेसिपिटेशन जाएगा, मतलब हमने इनका आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब ऐसे बच्चों सेम अगर हम बात करें ग्रुप थर्ड, तो KSP ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, KSP ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप थर्ड जो होता है बच्चों, ग्रुप थर्ड के आयंस का जो हाइड्रोक्साइड का KSP होता है वो कम होता है देन अदर ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स के KSP से हाइड्रोक्साइड्स का जो KSP है ग्रुप थर्ड का, किसका बच्चों, ग्रुप थर्ड का जो हाइड्रोक्साइड्स का KSP है वो कम होता है अदर ग्रुप्स के KSP से। तो अब सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां क्या किया था, NH4OH एक वीक बेस है, हमने इसमें क्या मिलाया बच्चों, NH4Cl मिलाया। अब जब हम NH4Cl ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कौन है कॉमन आयन, कॉमन आयन इज NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अब बच्चों हमें OH माइनस कम मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट हो गया। अब ग्रुप थर्ड के आयंस का KSP पहले से ही कम था, हमने हाइड्रोक्साइड को और कम कर दिया। तो कम अमाउंट के हाइड्रोक्साइड के साथ ग्रुप थर्ड के आयंस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। बाकी अदर ग्रुप्स के जो आयंस हैं, कैटायंस हैं, वो कम हाइड्रोक्साइड में भी डिसॉल्व हो जाएंगे, उनका प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं यहां पे ग्रुप थर्ड के आयंस का प्रेसिपिटेशन मिले, तो हमने हाइड्रोक्साइड को कम कर दिया, हमने उसके Q को इंक्रीज कर दिया, तो प्रेसिपिटेशन मिलेगा हमें ग्रुप थर्ड के आयंस का ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ओके बच्चों, अब हम ग्रुप 4 के लिए बात करते हैं। देखो ग्रुप 4 में क्या इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रुप 4 में हम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट करवाना चाहते हैं। और अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रुप 4 का जो KSP है सल्फाइड के साथ वो बहुत ज्यादा है ना। ग्रुप सेकंड थर्ड के कंपैरिजन में ग्रुप 4 के कैटायंस का जो KSP है सल्फाइड के साथ वो ज्यादा है, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे, तो डिसॉल्व हो जाएंगे। अब हम क्या करें, हमें तो सल्फाइड के साथ उनका प्रेसिपिटेशन बनाना है, तभी तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऑड आयन इफेक्ट का यूज करेंगे। H2S हम चाहते हैं सल्फाइड के साथ उनका प्रेसिपिटेशन हो, ठीक है, फॉर ग्रुप 4 के लिए हम बात कर रहे हैं। हमने NH4OH मिलाया, तो बच्चों यहां पे ऑड आयन इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बच्चों, हमें ऑड आयन इफेक्ट नजर आ रहा है। इससे क्या होगा कि H+ कम होता जाएगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। अब रिएक्शन जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है सल्फाइड का अमाउंट, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब बच्चों क्या है, देखो कि सल्फाइड का अमाउंट अगर कम है, नॉर्मल है, तो ग्रुप 4 के आयंस का KSP सल्फाइड के साथ ज्यादा होता है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस बार हमने क्या किया, सल्फाइड के अमाउंट को ही बढ़ा दिया। हमने सल्फाइड के अमाउंट को इतना बढ़ा दिया, हम ज्यादा बाहर से NH4OH मिलाते हैं, हम NH4OH को लार्ज अमाउंट में मिलाएंगे, उससे क्या होगा, OH माइनस ज्यादा होगा, तो H+ के साथ रिएक्ट ज्यादा करेगा, तो H+ ज्यादा कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता जाएगा। सल्फाइड का अमाउंट बढ़ा दिया हमने, तो बच्चों कोई भी अगर सॉल्ट या आयन डिसॉल्व होता है तो एक मैक्सिमम लिमिट तक डिसॉल्व होता है ना। तो सल्फाइड डिसॉल्व होने दो, उसको डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, सल्फाइड के साथ उसका KSP ज्यादा है, वो डिसॉल्व होता जाएगा, लेकिन हम भी तो बाहर से सल्फाइड के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक मैक्सिमम लिमिट आएगी, सैचुरेशन आएगा, उसके बाद तो वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा ना बच्चों, और हम सल्फाइड बाहर से ऐड कर रहे हैं। तो अब सैचुरेशन आने के बाद ग्रुप 4 के कैटायंस भी सल्फाइड के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे और प्रेसिपिटेशन बना लेंगे, इसलिए हम सल्फाइड का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, आफ्टर सैचुरेशन जो Q है बच्चों वो बढ़ जाएगा KSP से ऑफ ग्रुप 4 ऑफ सल्फाइड्स,
ग्रुप 4 के सल्फाइड्स का Ksp आफ्टर सैचुरेशन कम होता जाएगा, Q बढ़ता जाएगा, और जब Q इंक्रीज होता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उनका प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से हमें ग्रुप 4 के आयंस का भी सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट।